हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। गाइस आई एम सॉरी कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई डोंट नो, सडनली मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ होगा। वेल अभी मैं ठीक हूँ और मैं रेगुलर ही करूँगी अपलोड, ठीक है। मैं अब और इंतजार आपको नहीं करवाऊंगी स्टोरी को लेकर। तो चलिए आज कोई बकवास नहीं करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे सिर पे बॉम्ब गिरने की वजह से यीशिंग तो एकदम बौखला गई थी। लिटरली उसके दिमाग में एक ऐसा बॉम्ब फूट गया था कि वो उसने सोचा था कि वो विंग को पकड़ के विंग को किडनैप करके वांग जी को ब्लैकमेल करेगी या फिर उसे वो सब कुछ लेने की कोशिश करेगी जो वो इतने दिनों तक इतने सालों तक पाने की कोशिश कर रहा था। उसका प्लान उसी के ऊपर भारी पड़ गया, ये उसे समझ आ गया था। एंड उसने सोचा था कि उसने विंग को किडनैप किया था, लेकिन यहाँ पे पासा पलट गया था। अचानक ही गेम घूम कर वांग जी की तरफ चला गया था। इसका मतलब यहाँ पे विंग को किडनैप करने वाला यीशिंग और ज़ाओ लुशी नहीं, वांग जी खुद था। ये उसका एक गेम कह सकते हो। अब इसके ऊपर तो बॉम्ब गिर गया था और वो शॉक के मारे बस वहीं पे खड़ी थी। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि विंग इस सब के बारे में पहले ही जान चुका था। अब कैसे जाना है, फ्लैशबैक के थ्रू जानते हैं, ठीक है। तो फ्लैशबैक में विंग जो उस रूम में उस कमरे में बंद था, पता नहीं कितने दिन हो गए थे वो उस रूम में था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। हाँ, उसे पहले बहुत ज़्यादा डाउट होता था कि उसे कौन किडनैप कर सकता था। उसके दिमाग में दो शक का ख्याल आया था, ज़ाओ लुशी और यीशिंग के बारे में, क्योंकि उसे पता है कि इन दोनों का नेचर उसके लिए पहले बहुत बुरा था। हालांकि सिचुएशन बदलने के साथ साथ उन लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो गया था। विंग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। वो होता है ना कि अगर लोगों के साथ धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओ तो उसके दिल के ख्याल को आप समझ सकते हो, लेकिन अगर वो इंसान आपके सामने एकदम पूरी तरीके से अच्छा बन जाए लेकिन अपने मन के ख्याल को छुपा ले तो उस इंसान के बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे विंग उस चीज़ को समझ नहीं पाया था पहले कि यीशिंग और ज़ाओ लुशी के अंदर ये बदलाव आया कैसे। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इस कमरे में बंद होके उसे अब जाके थोड़ा बहुत समझ आने लगा था कि इन दोनों का बर्ताव अचानक चेंज होने का रीज़न ये किडनैपिंग तो नहीं था। हाँ, उसके दिमाग में ये आया ज़रूर था, लेकिन एक चीज़ उसके लिए पॉइंटलेस था। ज़ाओ लुशी और यीशिंग के लिए ये क्या था। वो अगर उसे किडनैप कर भी लेता तो इतना खातिरदारी क्यों करेगा। उसके हर एक प्रेफरेंस, हर एक चीज़, क्रेविंग एंड ऑल, इन सब में ध्यान देना। यीशिंग और ज़ाओ लुशी इतना केयर क्यों करेगा उसका। अगर वो उसे किडनैप करके कुछ करना भी चाहता है, कुछ हासिल भी करना चाहता है, तो इतना खातिरदारी करना बिल्कुल भी नहीं। और ख़ास करके दुश्मन तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उसके दिमाग में ये भी चलने लगा था। धीरे धीरे वक्त के बीतने के साथ साथ उसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ रियलाइज़ होने लग गया था, जो चीज़ वो पहले नोटिस नहीं कर पा रहा था। उसका बेबी और वो खुद, ऑफकोर्स वांग जी के फेरोमोन्स विंग एंड उसके बेबी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है एंड वो उसमें कंफर्टेबल बहुत अच्छे से हो जाता था। तो फिर इतने दिनों तक वो जब यहाँ पे था तो एक ओमेगा को अपनी अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी की हालत में तो ऑफकोर्स उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट कह सकते हो कि ओमेगास को अपने अल्फाज के फेरोमोन्स चाहिए होता है प्रेगनेंसी की हालत में, क्योंकि उन्हें उस फेरोमोन्स में सेफ फील होता है। एंड वही चीज़ उसे उस कमरे में होता था। हाँ, शुरुआत में उसे डर लगता था उस कमरे में, लेकिन धीरे धीरे ये डर कंफर्टेबल में बदल गया था। विंग ये खुद समझ नहीं पाया था कि क्यों उसे इस जगह में तो डरना चाहिए था, कंफर्टेबल क्यों हो रहा है वो। लेकिन अब धीरे धीरे उसका शक और भी ज़्यादा गहरा होता गया जब उसने कुछ चीज़ें नोटिस करने लगा। पहला चीज़, उसकी हर ज़रूरत चीज़ें बहुत जल्दी से मिल जाता था। जो भी उसे क्रेविंग होता था, इनफैक्ट खाने की चीज़ें, उसे बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें क्रेविंग होता था। तो जैसे कि एक दिन वो जस्ट डम्पलिंग खाना चाहता था और वो ये मुंह से बोल भी दिया था कि वो डम्पलिंग खाना चाहता है। एंड तुरंत ही तकरीबन 10 मिनट बाद ही उसका डोर ओपन हो गया एंड वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आ गया था। उसके हाथ में कुछ पैकेजेस थे एंड साथ ही साथ कुछ खाने की खुशबू आ रहा था विंग को। विंग शॉक हो गया था कि इस टाइम पे तो बॉडीगार्ड आने का वक्त नहीं था, लेकिन वहाँ पे बॉडीगार्ड आ गए थे। एंड उसने बेड पे वो सारे खाने को रखकर चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। विंग कंफ्यूज हो गया था एंड देन वो उस खाने को देखा था एंड जो चीज़ वो चाहता था एंड वही चीज़ उसे मिल गया था। विंग और भी ज़्यादा शॉक था एंड वो समझ गया था कि वो जो भी क्रेविंग करता है वो चीज़ उसे मिल जाता है। इनफैक्ट ऐसे ही बहुत बार जो भी क्रेविंग उसे होता था वो सारी चीज़ें वो जस्ट मुंह से बोलता था एंड देन उसके पास 10 या 20 मिनट में आ भी जाता था। विंग हैरान ज़रूर था, लेकिन वो खाना ज़रूर खाता था, क्योंकि ऑफकोर्स यार प्रेगनेंसी में वो कितनी देर तक ना खा के रहे, उसके बच्चे को भी तो चाहिए। तो वो खाता था एंड उसे अच्छा लगा था। देन एक दिन जब वो नोटिस किया, उसके रोब्स, ऑफकोर्स वो प्रेग्नेंट है तो उसकी जो ड्रेस होती है वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है। लेकिन एक दिन जब उसका शर्ट बहुत ज़्यादा टाइट उसे लग रहा था ना, तो वो गुस्से में उसे खोल के रख दिया था एंड वो वहीं पे बैठ गया था बस ऐसे ही। एंड इनफैक्ट 10 मिनट बाद ही वहाँ पे एक लेडी आई थी। हाँ, लेडी, वो भी ओमेगा लेडी। एंड वो अंदर आके कुछ ड्रेसेस वहाँ पे रख दिया था एंड उसे बोल दिया था कि इस ड्रेस को वो पहने। एंड विंग उस लेडी को देखकर हैरान हो गई थी कि ये ओमेगा लेडी है। पहले तो अल्फाज थे, ठीक है, अल्फा बॉडीगार्ड्स थे, तो यहाँ पे ओमेगा
यहाँ पे ओमेगा भी है, जहाँ पे ओमेगा लेडी ने वो देकर वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे चले गया था। विंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये जिसने भी उसे किडनैप किया है वो आखिर वो करना क्या चाहता है, वो सारी चीज़ों का, उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ों से दे क्यों रहा है। उसे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता था। खैर उसे मतलब कपड़े तो पहनना था, तो वो वहाँ पर मतलब फ्रेश होकर वहीं पे कपड़े पहनकर बैठ गया था। वहाँ पे जो बड़ा सा विंडो था ना, जिसपे मतलब नेट जैसा लगा हुआ था, ठीक है, बट हाँ बाहर की सारी चीज़ें वो देख सकता था उस नेट से, तो वो उस नेट से बाहर चीज़ों को देखने लग गया था। विंग इतना समझ गया था कि वो जहाँ पे भी है बहुत ही मतलब हाई फ्लोर पर है, क्योंकि वो जब भी उस नेट से बाहर देखता था तो नीचे का गहराई बहुत ज़्यादा था। तो विंग समझ गया था कि वो बहुत मतलब ऊँची बिल्डिंग का किसी रूम पे है, ठीक है। तो वो अब करे क्या, बस ऐसे ही अब टाइम बीतने लगा था। विंग और भी चीज़ नोटिस करने लगा था, जैसे कि उसके रूम के लाइट्स जो डिम रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ तो ज़रूर था जो विंग पहले नोटिस नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में जाके नोटिस किया था कि उस लाइट के पीछे कुछ तो था। विंग एक दिन जस्ट ऐसे ही रूम के वार्डरोब के पास चला गया था एंड उसमें ही उस डिम लाइट मतलब था वहाँ पे, ठीक है। तो वो बस ऐसे ही उस वार्डरोब को ओपन किया था, देन तभी वो नोटिस किया था कि डिम लाइट के पीछे एक कुछ तो मतलब ब्लैक कलर का था मतलब वो पहले देख नहीं पा रहा था ठीक से, बट जब वो ध्यान से देखा तब वो रियलाइज़ कर पाया था कि ये कैमरास है। विंग हैरान हो गया था और साथ ही साथ समझ गया था कि इसका मतलब वो रूम में जो भी करता है वो सारी चीज़ें कोई ना कोई देखता ज़रूर है, उसके सारे मूवमेंट्स। तो वो ये नोटिस कर लिया था। उसके बाद उसने ये भी नोटिस किया कि रूम के जगह में माइक्रोफोन्स रहते थे। हाँ, विंग पहले ये देख नहीं पाया था क्योंकि ये ऐसे हाइड किए गए थे कि किसी की नज़र में आ ही नहीं सकता था, लेकिन विंग के नज़र में आ गया था। विंग हर चीज़ नोटिस कर लेता था, तो ये चीज़ उसकी आंखों से कैसे झलक जाता, तो ये चीज़ भी वो नोटिस कर लिया कि यहाँ पे माइक्रोफोन्स लगे थे। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोफोन्स लगे थे। विंग ने सब कुछ नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे पूरे रूम में माइक्रोफोन्स थे। इसका मतलब वो अगर छोटा सा भी नॉइज़ करता था तो उसकी आवाज़ तक भी उस माइक्रोफोन से जाता था एंड उसकी वो हर बातें जो भी वो बोलता था वो सारी चीज़ें कोई ना कोई सुनता था एंड साथ ही साथ उसे देखता भी था, क्योंकि कैमरास एक नहीं बहुत सारे लगाए गए थे रूम में, बहुत सारे, एंड विंग ने सब देखे थे। लेकिन होशियारी से वो सामने वाले पर्सन जो भी उसे देख रहा है उसे वो समझने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ऐसा प्रिटेंड करने लगा था कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है, बस वो वहीं पे बैठा है, लेकिन उसने सब कुछ नोटिस करने लगा था। उसके बाद ऑफकोर्स वो एक ओमेगा है तो उसके अल्फ़ा का जो साथ है उसे चाहिए होता है, ठीक वैसे ही वो अपने अल्फ़ा का वार्मथ चाहता था। उसे बहुत ज़्यादा अपने अल्फ़ा का वार्मथ चाहिए था, उसका फेरोमोन्स चाहिए था, तो वो हर वक्त अपने अल्फ़ा का क्रेविंग करता था। ऑफकोर्स प्रेगनेंसी में अल्फ़ा का क्रेविंग होना नॉर्मल बात है, तो उसे वो होता था एंड वो कभी कभी रात को भी बस अल्फ़ा कह के पुकारता था। लेकिन वो पहले नोटिस ना कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे नोटिस करने लगा था कि रात को उसे बहुत ज़्यादा वार्मथ फील होने लगता था, बहुत ज़्यादा वार्मथ, जैसे कि वो किसी के बाहों में है, मतलब अपने अल्फ़ा के बाहों में है, बहुत वार्मथ एक जगह पे उसका हेड है और उसे किसी ने एकदम बहुत ही सेफली हक करके रखा है। वो इनको लगता था, वो इन बहुत गहरी नींद में होता था और वो थका रहता था, तो ऑफकोर्स वो अपनी आंखों को खोल नहीं पाता था और ना ही वो उठ पाता था, लेकिन उसे वो वार्मथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बहुत उसे लगता था कि वो अपनी अल्फ़ा के चेस्ट में एकदम हेड टिका कर सोया हुआ है, उसे हक करके सोया हुआ है, और अपने अल्फ़ा का फेरोमोन्स वो कैसे भूल सकता है, वो तो उसका और उसके बेबी का सब कुछ है। वो फेरोमोन्स उसे सेफ फील करवाता था, तो वो रात को उसे लगता था कि उसका अल्फ़ा उसके साथ है, उसे हक किया हुआ है और उसे कंफर्ट कर रहा है, उसे फेरोमोन्स दे रहा है। विंग बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगा था, लेकिन वो पहले नोटिस नहीं कर पाया था। वो धीरे धीरे करने लगा था कि उसके पास कोई आता ज़रूर था, लेकिन कौन, क्या नहीं। वो पहले ये श्योर होना चाहता था कि ये वो सोच रहा है, जो सोच रहा है वो सही है और वो ये हो नहीं सकता। उसे पहले लगा था कि वो स्टूपिडली सोच रहा है, ये हो ही नहीं सकता, वो शायद वहम कर रहा है, शायद वो अपने अल्फ़ा का क्रेविंग कर रहा है, इसलिए उसे लगता था कि उसका अल्फ़ा उसके साथ है, उसके पास है। लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन वो मिडनाइट को बहुत गहरी नींद में था एंड उसे बहुत ज़्यादा अपने अल्फ़ा को छूने का मन कर रहा था, अपने अल्फ़ा को हक करने का मन कर रहा था और उसे किस करने का मन कर रहा था एंड वो ऐसे ही वहाँ पे एकदम लेटा हुआ था। लेकिन अचानक विंग को फील होता है कि किसी का हैंड उसके बॉडी पर है, उसके स्टमक पर है एंड वो हैंड धीरे धीरे स्टमक से लेकर उसके बैक तक आ गया था और उसे एकदम अपने बाहों में ले लिया था। विंग को लग रहा था कि ये टच वो जानता है। जब उसे एक फैमिलियर सेंट महसूस हुआ, वो समझ गया कि ये तो उसके अल्फ़ा का फेरोमोन्स है ना, पर ये कैसे हो सकता है, क्या ये सपना है? अगर ये सपना है तो वो ये सपने से उठना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे उसके अल्फ़ा का क्रेविंग हो रहा है, उसे अपने अल्फ़ा को टच करने का मन कर रहा है, अपने अल्फ़ा को किस करने का मन कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था। इसीलिए विंग अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहता था। अगर वो अपनी आंखों को खोलेगा तो ये सपना चला जाएगा, पर वो ये नहीं चाहता है। वो अपने अल्फ़ा के पास जाना चाहता है, अपने अल्फ़ा के टचेस को अपनी बॉडी पे फील करना चाहता है। इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद करके रखा था। बहुत ही गहरी नींद में वो ये सपना देख रहा था। हाँ, ये सबसे खूबसूरत सपना था जहाँ पे उसका अल्फ़ा उसके पास आया था, उसके लिप्स पे अपना लिप्स टिकाया था और उसे बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही जेंटली किस कर रहा था। विंग भी उस किस को रिस्पॉन्स करने लगा था। विंग अपने अल्फ़ा के होठ को महसूस कर पा रहा था अपने लिप्स में, अपने अल्फ़ा के टंग को अपने मुंह में वो महसूस करने लगा था और अपने अल्फ़ा के टचेस को, जैसे उसका अल्फ़ा उसे टच कर रहा था उसके बॉडी पे
और वो टचेस उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो यही तो चाहता था ना। और सबसे ज़्यादा उसे सबसे अच्छा लगता था जब उसका अल्फ़ा उसके बेली पर, उसके बेबी बम पे ऐसे हाथ रखता था और अपने मतलब बेबी बम को किस करता था। विंग को बहुत अच्छा लगता था एंड वो सारी चीज़ें वो फ़ील कर रहा था सपने में। एंड वो अपने अल्फ़ा को जाने नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था इस सपने से उठना, इसीलिए वो अपनी आँखों को बंद करके अपने अल्फ़ा के हर टचेस को महसूस करने लगा था। किस को, उसके बॉडी पे जो जो उसके अल्फ़ा के होंठ थे वो महसूस करके वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा था। ऐसे ही तकरीबन अपने अल्फ़ा के हर टचेस को फ़ील करते हुए ही गहरी नींद में चला गया था, बहुत गहरी। एंड जब वो सुबह उठा वो एकदम जर्क कर उठा था। एंड वो उठने के बाद सच में लिटरली इधर उधर देखने लगा था, ये सपना था या हकीकत, क्योंकि विंग को महसूस हो रहा था अपनी अल्फ़ा का टचेस अभी भी अपने बॉडी पे। लेकिन वो एकदम ठीक था, मतलब वो जैसे सोया था ठीक वैसे ही था, एकदम जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, ठीक वैसा लग रहा था। लेकिन उसे लग रहा था कि हाँ ये इसका अल्फ़ा था, बट ये सपना था। अगर ये सपना था तो ये इतना हकीकत कैसे लग सकता था। विंग को बहुत अजीब लगा। और साथ ही साथ उसके अल्फ़ा का फेरोमोन्स उसे अभी भी अपने अल्फ़ा का फेरोमोन्स फील हो रहा था उस रूम में। तो वो कैसे नज़रअंदाज कर दी ये चीज़। तो वो समझ चुका था कि हाँ वो उसका अल्फ़ा है, लेकिन कैसे। देन उसे शक होने लगा था कि रात को वो जो देखता था, मतलब जो फील करता था, वो हकीकत में हो रहा है। इसका मतलब उसका अल्फ़ा उसके पास आता है। लेकिन उसे अभी भी ये डाउट ही लग रहा था। लेकिन उसका डाउट एक दिन क्लियर हो गया जब उसने वांग जी का शर्ट वहीं पर पड़ा हुआ देखा था। और क्या, उसका डाउट एकदम क्लियर हो गया था। इसका मतलब वांग जी यहाँ पे आता है। इसका मतलब वांग जी नहीं, उसे ये जब उसे पता चला था, उसे फील हुआ था, उसे इतना ज़्यादा अपने दिल में पेन हुआ था कि उसका अल्फ़ा ने उसे किडनैप किया है। उसके अल्फ़ा ने उसे, पर क्यों क्यों किया है किडनैप? वो क्या करना चाहते था? वो क्यों उसे किडनैप कर लिया? विंग तो उसका ही ओमेगा था ना, तो उसके ओमेगा को वो क्यों किडनैप करेगा? उसके दिमाग में यही चल रहा था। इसके बाद वो सारी चीज़ों को शुरुआत से सोचने लगा था कि आखिर हुआ क्या था। उसे याद है कि जब वो आग से मतलब कोई उसे खींच कर लेके जा रहा था, वो कोई लेडी था, कोई लेडी उसे खींच के लेके जा रहा था, जहाँ पे वो अपने आँखों को खोल पाता उससे पहले ही उसकी हेड में किसी ने मतलब एक ज़ोरदार वार किया था, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गया था। एंड जब वो आँखें खोला तो वो उस कमरे में था। तो हो सकता है कि जिसने भी उसे किडनैप करने की कोशिश किया है वो और कोई नहीं, ज़ाओ लुशी और येशिंग था। येशिंग ही और ज़ाओ लुशी ने उसे किडनैप करने की कोशिश किया। लेकिन शायद उस टाइम को वांग जी को ये पता था, हाँ वांग जी को ये पता था कि वो किडनैप होने वाला है। इसीलिए उसने शायद समहाउ कैसे भी करके उसने विंग को बचा लिया था। एंड विंग को वो यहाँ पे लेके आया। पर क्यों? अगर वो उसे बचाया है तो वो घर पे लेके जाएगा ना। उसके बाद उसके दिमाग में आ गया, अच्छा अचानक लैंड मेंशन में आग कैसे लग गई? लैंड मेंशन में इतनी सारे सिक्योरिटी थे, इतना हाई सिक्योरिटी रहने के बावजूद भी हर फैसिलिटीज़ वहाँ पे था, लेकिन फिर भी वहाँ पे आग कैसे लग गया? इसका मतलब किसी ने जानबूझ के आग लगाया था और बस उसे ही किडनैप करने के लिए ये आग लगाया गया था। लेकिन यहाँ पे ज़ाओ लुशी और येशिंग के बदले वांग जी ने मुझे उठाया है। इसका मतलब वांग जी का कोई ना कोई प्लान ज़रूर है। वो कुछ करना चाहता है, पर किसके साथ? वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर मेरे साथ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुका होता, और उसके पास बहुत सारे मौके थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अगर वो मुझे मारना भी चाहता तो फिर वो मार सकता था। अगर वो इस बच्चे के लिए सोच रहा होता तो वो कभी भी मेरे पास नहीं आता, बस अपने बच्चे के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ रख देता। लेकिन उसके पास आता था, उसके क्लोज आता था, उसे किस करता था, तो वो कैसे मान ले ये सब कुछ? उसके बाद वो सब कुछ सोचने के बाद उसके दिमाग में वांग जी की वही बातें आई जो वांग जी ने कहा था कि येशिंग और ज़ाओ लुशी अच्छे नहीं हैं, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। और येशिंग एक अच्छी लेडी नहीं थी, और शुरुआत से लेकर वांग जी येशिंग को भरोसा नहीं करता था। तो येशिंग का कोई ना कोई प्लान था विंग को पकड़ना, विंग को किडनैप करके वांग जी को ब्लैकमेल करना। एंड वांग जी ने इसका उल्टा किया। इसका मतलब वो उसे यहाँ पे रख के ज़रूर कुछ करने वाला है। पर क्या? ये सब कुछ जानने के लिए उसे वांग जी को यहाँ पे लाना था, और वो कैसे लाए यही वो सोचे जा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वो रात को आएगा उस टाइम को जिस टाइम को वो गहरी नींद में होगा। एंड विंग कोशिश करके भी जाग कर नहीं रह सकता, क्योंकि वो टायर्ड रहता था, और उस वजह से उसकी ना चाहते हुए भी उसे नींद आ जाता था। और उसे पता है कि वांग जी कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। वो अगर विंग कुछ ना करेगा तो वांग जी कभी भी उसके पास नहीं आएगा। वो उसे कैसे भी करके यहाँ पे लाना चाहता था। वो सोचने लग गया था कि वो क्या करेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। हालांकि वो ये भी सोच रहा था कि वांग जी इस झांसे में आएगा या नहीं, विंग का प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। उसे डाउट ज़रूर था, लेकिन कोशिश करने पर क्या हर्ज होता है। वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसे जानना है, सब कुछ पूरी तरीके से जानना है। इसीलिए वांग जी को यहाँ पे लाना उसे चाहिए, उसे कैसे भी करके वांग जी को यहाँ पे लाना होगा। यही सोचकर उसने एक प्लान बनाया, और वो एक दिन रात को बैठा हुआ था बस ऐसे ही अपने स्टमक को पकड़ के। एंड देन वो अचानक लेट गया। लेटने के बाद उसने अपने मन ही मन अपने बेबी को कहा, आई एम सॉरी बट मुझे करना होगा ये कहकर वो दर्द में करहाने का एक्टिंग किया। हाँ, उसे पता है कि अगर वो करहाएगा या फिर पेन में रहेगा तो पेन में देकर वांग जी ज़रूर यहाँ पे आएगा। इतना तो समझ गया है कि वांग जी उसे प्यार ज़रूर करता है, उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसका कोई मकसद है जो वो करना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पे उसे बंद करके रखा है। तो वो एक्टिंग कर रहा था
जैसे कि उसे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उसे पता था कि यहाँ पे ज़रूर वांग जी आएगा, उसे दर्द में देखकर वो ज़रूर आएगा। एंड जैसा कि उसने सोचा था, कुछ ही मिनट में वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स आ गए थे एंड 2 बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड चला गया था। विंग को समझ आ गया था कि वो बॉडीगार्ड ज़रूर उसके बॉस को यानी कि वांग जी को इन्फॉर्म करने गया था। उसके बाद का वो और भी ज़्यादा कराने लगा और भी ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगा। एंड ये देखकर वो दूसरा वाला जो मतलब बॉडीगार्ड था वो भी पैनिक हो गया था एंड वो भी बाहर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद ही वहाँ पे 2 पर्सन आ गए थे। विंग दर्द में मतलब एक्टिंग तो ज़रूर कर रहा था, लेकिन उसका नज़र सामने वाले पर्सन पर चला गया था एंड वो समझ गया था ये और कोई नहीं, उसका हस्बैंड ही है। हालांकि उसने मास्क से पूरी तरीके से अपने मुंह को ढक जरूर करके रखा था, लेकिन विंग वो समझ गया था, वो पहचान गया था अपने अल्फा को। और क्या, वो और भी थोड़ा एक्टिंग करने लगा, जैसे कि उसने डॉक्टर ने मतलब उसे चेक किया एंड ऑल। एंड डॉक्टर ने जब कहा कि जो मतलब विंग था, विंग नॉर्मल है, उसे दर्द क्यों हो रहा है, खाने में कुछ था या नहीं, विंग मतलब कराना बंद कर दिया था। हालांकि उन दोनों में से एक भी इंसान ने ये नोटिस नहीं किया था कि विंग एकदम शांत हो गया था और वो बस दोनों को घूरे जा रहा था। जहाँ पे जब वांग जी ने मुँह से कुछ कहा था कि नहीं उसके खाने में कुछ नहीं था, एंड जब उसने रियलाइज़ किया वांग जी ने कि उसने मुँह से कुछ कह दिया है, तो वो तुरंत ही विंग की तरफ मुड़ गया था एंड विंग उसे देखकर घूर रहा था। ये देखकर वांग जी एकदम फ्रोज होकर एकदम खड़ा हो गया था दूर, और दूसरी तरफ डॉक्टर वहाँ से चुपचाप चले गए थे। और क्या, विंग एकदम समझ गया था और उसका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया था। तो ये सब कुछ विंग वहाँ पे बैठ के बोले जा रहा था, जहाँ पे वांग जी बस शॉक पे शॉक हो ही जा रहा था। मतलब अभी स्टोरी विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होता है एंड वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होता है, जहाँ पे वांग जी ये सब कुछ सुने जा रहा था वहीं पे खड़ा होकर, और विंग बैठा हुआ था वहाँ पे। विंग अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा, और बस गुस्से में देखे जा रहा था वांग जी को घूर के। वांग जी जो विंग के इतने डरावने वाले घूरने को देखकर अपने सलाइवा को निगलता है, उसके बाद वो मतलब वहीं पे बेड पे चुपचाप आके बैठ जाता है। वैसे वो पूरे ब्लैक रूप में आया था, ठीक है, ब्लैक मार्क्स एंड ब्लैक जो मतलब टी शर्ट था जो भी पहना था उसने मार्क्स के साथ, पूरी तरीके से ब्लैक अटायर में था। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी एकदम बेड पे बैठ गया था, जहाँ पे विंग जो चुपचाप एकदम शांत था और कोई बात भी नहीं कर रहा था। विंग को ऐसे शांत देखकर ना वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के हाथ में रखता है, लेकिन वांग जी का हाथ विंग ने झटक दिया था। ये देखकर विंग के सामने वांग जी घुटनों पर बैठ जाता है। विंग बेड पे बैठा हुआ था और वांग जी घुटनों पर बैठ गया था और वो विंग को देखने लगा था। विंग अपने सिर को दूसरी तरफ घुमा लिया था और वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को दोबारा पकड़ता है, इस बार टाइटली पकड़ता है और वो कहता है, विंग आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उस वक्त तुम्हें किडनैप नहीं करता तो वो लोग तुम्हें ले जाते वहाँ से, और पता नहीं तुम्हारे साथ और हमारे बेबी के साथ क्या करते। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग तुम्हें ले जाए, बस इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। आई एम सॉरी कि मैं इतने दिनों तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, पर मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था जब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। ये सुनकर विंग कहता है, सब कुछ सही समय पर? और कितना? 1 महीने तक? तुम इमेजिन कर सकते हो, 1 महीने तक तुम मुझे यहाँ पे बंद करके रखे हो। मैं यहाँ पे तड़पता था, पहले डरता था तुम्हारे लिए, मैं डरता था कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, मेरे लिए, हमारे बेबी के लिए मैं डरता था। और तुम मुझे 1 महीने से यहाँ पे रखे, और एक बार भी, चलो तुमने बंद किया, मुझे बचाया था, ठीक है, मैं मार लेता, लेकिन एक बार तुम मुझे बता देते, मुझे समझाते, तो मैं ज़रूर समझ जाता। क्या मैं इतना ही बुरा ओमेगा हूँ कि तुम मुझे कुछ बता नहीं सकते हो, या मैं इतना भी केपेबल नहीं हूँ कि मैं सच जानना डिज़र्व नहीं करता? अगर मैं कभी भी अपने दिमाग ना लगा के, या फिर मैं अगर समझ नहीं पाता, तो मैं यही अंधेरे में रहता कि ज़ाओ लुशी और यिशिंग ने मुझे किडनैप किया है, और ज़ाओ लुशी और यिशिंग तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए मुझे पकड़ के रखा है। मैं टेंशन में रहता। क्या तुम वो चाहते थे मुझसे कि मैं ये सोच के रखूं? तुमने मुझे अंधेरे में रखना चूज़ किया है वांग जी, अंधेरे में, बजाय मुझे सच बता के। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा था जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि तुम ही हो वो शख्स जिसने मुझे किडनैप कर लिया है। मुझे अपने दिल में कितना पेन हुआ था। नहीं, तुम कभी नहीं समझोगे लंजा, कभी नहीं। तुम बस अपनी मनमानी करते हो, और मुझे बताना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। क्या मैं सच में इतना अनइम्पॉर्टेंट ओमेगा हूँ जिसका कोई वैल्यू नहीं है? बस तुम मेरे साथ जो भी गेम खेलना चाहते हो वो खेल सकते हो, ऐसा समझते हो तुम मुझे? ये सुनकर विंग की तरफ देखकर वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। विंग दोबारा कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि तुम यही सोच रहे हो। तुम रिच हो, तुम्हारे पास पैसा है, कंपनी है, घर है, सब कुछ है, तुम चाहो सब कुछ कर सकते हो। ये कहकर विंग चुप हो गया था और वो रो रहा था बहुत ही साइलेंटली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे लगातार। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वांग जी खुद को समझता क्या है? क्या वो इतना भी केपेबल विंग को नहीं समझता था? क्या वो उसे बता नहीं सकता था इन सब के बारे में? वो क्यों हमेशा उसके साथ ऐसा करता है? यही सब सोचकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था। वो कितने दिनों तक यहाँ पे था, उसे पता भी नहीं था कि उसका अल्फा यहाँ पे उसके साथ मिलने के लिए आता था। वो कितना तड़पता था उसे देखने के लिए, उसके पास उसके चेहरे को देखने के लिए कितना ज़्यादा तड़पता था। हमेशा टेंशन में रहा करता था कि वांग जी कैसा होगा, वांग जी ठीक होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे तो उसे पता चलता है कि ये जो अल्फ़ा है, उसका जो अल्फ़ा है वो खुद ही उसे किडनैप करके रख दिया है और उसने बताया तक नहीं। तो वो क्यों गुस्सा नहीं होगा उसके ऊपर? वो इसीलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो एकदम साइलेंटली रो रहा था
ना ही वो वांग जी की तरफ देख रहा था और ना ही वो अब कोई बात करने के मूड में था। वो वहीं पे एकदम बेड पे बैठा हुआ था। ये देखकर विंग की तरफ देखकर वांग जी विंग के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ता है और वो कहता है, विंग आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें बचाने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग तुम्हें पकड़ ली। आई नो मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर मेरा भी एक रीज़न था। अगर मैं तुम्हें बताता तुम ज़रूर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी सालों की बनाई हुई इन सारी चीज़ों में तुम पढ़ो, मेरे इस झंझट में तुम पढ़ो। मैं तुम्हें सेफ़ रखना चाहता हूँ, सिक्योर रखना चाहता हूँ, तुम्हें, हमारे बेबी को। इसीलिए मैं इन सब में से तुम्हें दूर रख रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व करूँगा तो तुम्हारी जान का खतरा होगा, और अगर तुम्हारी जान का खतरा हो तो मैं कैसे अपने काम को कम कर पाऊँ। मैं जिस मिशन में निकला हूँ वो बहुत ख़तरनाक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें तुम जाओ, तुम्हें कोई खींचे, और तुम्हें मैं मुसीबत में भी नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। हाँ, मैं तुम्हें बाहर निकालता बस सही टाइम आने के बाद, क्योंकि मैं एक प्लान कर रहा था, मैं तुम्हें बाहर लाने का, सबके सामने लाने का। विंग मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा था तुम्हें सेफ़ रखने का। मुझे पता है तुम इस जगह में बंद रहना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे मजबूरी में रखना पड़ा। पर हाँ, मैं तुम्हारी सारी चीज़ों का ध्यान रखता था ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दे सकता, कभी भी नहीं। ये कहकर वो अपना हेड एकदम विंग के गोद में रख दिया था एंड उसे एकदम हक कर लिया था। विंग बेड पे बैठा हुआ था और वांग जी अपने घुटनों पर था, अपने हेड को विंग के गोद में रखकर। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी के हेड पे अपना हाथ रखता है और उसे रफ करते हुए वो कहता है, लंजा। ये कहकर वो अपने दोनों हाथ को लंजा के चेहरे पर रखता है और उसे ऊपर उठाता है। लंजा भी तुरंत ऊपर उठ चुका था और वो बेड पर बैठ गया था, जहाँ पे लंजा के फेस को पकड़ के विंग कहता है, मुझे जानना है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, पूरी सच्चाई मुझे बताओ लंजा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ, और वैसे भी तुम हो ना, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, मुझे पता है। तो इतना डरो मत, मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, क्या करना चाहते हो। मुझे सब कुछ जानना है लंजा, प्लीज़ मुझसे मत छुपाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे यही लगेगा कि मैं एक कमज़ोर ओमेगा हूँ, पर मैं नहीं हूँ कमज़ोर। मैं कमज़ोर होता तो अब तक मैं यहाँ तक आ नहीं पाता। मैंने बचपन से लड़ाई किया है अपने लिए, अपनी हर चीज़ों के लिए। मैं और मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा रहते थे। मैं एक ओमेगा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी आसान नहीं था लंजा। मैंने हर चीज़ अपने से हासिल किया, अपने दम पर। तो ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं था। तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये सुनकर लंजा विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, मुझे पता है तुम कमज़ोर नहीं हो, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इन सब में। जहाँ पे लंजा की बातों को काट कर विंग कहता है, बताओ मुझे जानना है। ये सुनकर विंग की तरफ देखकर लंजा एक गहरी सी शाय करता है। उसके बाद वो कहता है, ये तब से शुरू हुआ था जब मैं 5 साल का था। मैं, मेरे परिवार बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। मैं, मेरे बाबा और मेरी माँ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा दिनों के लिए टिकता नहीं है। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। हमारी फैमिली रॉयल फैमिलीज़ में आती थी। लैंड कंपनी एंड लैंड एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा कि लैंड फैमिली का खुद का एक क्लैन था। हाँ, क्लैन, तुम एक तरफ से कह सकते हो आइलैंड। हाँ, हमारा खुद का एक आइलैंड था जिसमें हम रहते थे, मतलब हमारे फैमिलीज़ रहते थे, लैंड फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा ही नियमों को फॉलो करते थे, मतलब रूल्स फॉलो करते थे। इसीलिए लैंड फैमिली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड था और बहुत अमीर भी। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा अमीर की लोगों के लालच का कारण बन जाता है। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। लैंड फैमिली का एक वसीयत था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर हमारे ग्रैंडपा हमारे लिए छोड़ के गए थे। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में यही लिखा हुआ था कि जो लैंड फैमिली का हायर होगा वही पूरे लैंड एम्पायर का मालिक बनेगा। जैसे कि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडपा के बड़े बेटे मेरे फादर थे, लैंड चिंगेचुन, और उसके बाद जाके मेरा अंकल यानी कि लैंड चिरैन थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ा बेटा ही हायर बनेगा। तो वैसे ही हुआ, मेरे फादर आगे जाके इस लैंड एम्पायर का मालिक बन गए एंड वो ही लैंड एम्पायर को संभालने लग गए थे। लैंड फैमिली, लैंड प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों को हैंडल वो करने लग गए एंड वो मालिक बन गए थे। एंड जाहिर सी बात है उनके बाद जाके मैं लैंड एम्पायर को संभालने वाला था। मैं तब 5 साल का था जब मैं मेरे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे साथ मैं, मेरे बाबा, मेरी माँ और मेरे अंकल भी थे। मैं मेरे अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे फादर और मेरी मदर, सब लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गया था और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने माँ के साथ अटैच था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा स्माइल करती थी, बिल्कुल एक फ्लावर की तरह। मैं मेरी माँ की स्माइल को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब मेरा माँ स्माइल करता था और मैं भी उनकी तरह स्माइल करने की कोशिश करता था। लेकिन मेरी ये सारी खुशी एक दिन मेरे हाथ से चला गया जब मैं और मेरी माँ एक दिन बाहर गए थे कार से। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि मैं मेरी माँ के साथ बाहर जा रहा हूँ इसीलिए। तो हम दोनों बहुत ही खुशी खुशी बात कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ था। मतलब जब मैंने आगे देखा, वहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक हमारे
पास बहुत तेज़ी से आ रहा था। मेरी माँ ने मुझे बहुत ही कस के पकड़ के रखा था और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। उन्होंने बहुत ही सिक्योरली मुझे पकड़ के रखा था और मैं भी मेरी माँ को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लिया था। गाड़ी डिसबैलेंस हो रहा था। ड्राइवर बोल रहा था कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब मैं बहुत छोटा था, मुझे कैसे समझ आता। मैं मेरी माँ को बहुत ही टाइटली हग कर लिया था। मेरी माँ लिटरली रो रही थी मुझे पकड़ के। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और समझ पाता, एक ज़ोरदार क्रैश हो गया मेरी और उस कार्स के साथ बहुत तेज़ी से टक्कर हुआ था, जिस वजह से कार बहुत दूर जाके गिरा था, बहुत दूर। कार दूर गिरने से पहले ही मेरी माँ ने दरवाज़ा ओपन करके मुझे दूर ढकेल दिया था एंड कार बहुत दूर जाके गिर गया था एंड कार में आग लग चुका था। मैं दूर जाके एक पेड़ के साथ टक्कर खा के मैं वहीं पे गिर गया था और मैं अपनी आंखों को बहुत मुश्किल से खोल पा रहा था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मेरी और मेरी मदर के साथ ये क्या हुआ, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना समझ गया था कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। मेरी माँ उस कार में थी जो कार जल रही थी। मेरी आंखों के सामने वो कार जल रहा था। वो जो ट्रक में इंसान थे वो वहाँ से चुपचाप भाग गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ क्या हुआ। मैं ज़्यादा देर तक अपनी आंखों को खोल नहीं पाया। मैं वहीं पर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जब मेरी आंखें खुली तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सामने मेरे फादर थे, मेरे अंकल थे और वो मुझे देखकर रो रहे थे। मैं पैनिक हो गया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। धीरे धीरे जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा था मेरे फादर ने मुझे रोक दिया था। कुछ देर तक मुझे पकड़ के रखे थे। उसके बाद मैं बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं पेशेंट नहीं रख पा रहा था, मैं मेरी माँ को देखना चाहता था। वो आग लग गया था, वो कहाँ है, माँ कहाँ है, मैं बार बार पूछने लगा लेकिन मेरे फादर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं पैनिक करने लगा। पैनिक करने की वजह से डॉक्टर मुझे कुछ इंजेक्शन दिया और मैं सो गया। उसके बाद मैं बहुत देर तक सोया रहा। देन मैं जब आँखें खुला उसके बाद मैं शांत हो गया। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मेरी माँ को कुछ हुआ है। मैं बार बार पूछने लगा कि मेरी माँ कहाँ है एंड तब जाके उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गया है और उसमें जो ड्राइवर था उसका भी डेथ हो गया है। ये सुनने के बाद जैसे कि मेरी ज़मीन एकदम मेरे पैरों से अलग हो गया था। मेरा पूरी दुनिया जैसे वहीं पे रुक गया था। मैं बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा टूट गया। उस टाइम को मुझे मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा याद आती थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनका, लेकिन वो भी काम की वजह से मुझसे दूर रहते थे तो मैं भी सबसे अलग रहने लग गया। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे बाबा ने शादी कर लिया है, वो भी एक लेडी से। ये जानने के बाद जैसे कि मेरी सिर पे एक और आसमान गिर के पड़ा है। मुझे इतना ज़्यादा सदमा लगा था। मेरे बाबा ने किसी और को मेरी माँ का जगह दे दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं उस लेडी और मेरी बाबा से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गया था। मेरी माँ का जगह एक लेडी को दे दिया। ये जानने के बाद खैर मैं बाबा से भी दूर होता गया। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। बड़े होने के साथ साथ मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बड़ी होती गई। कोई ना कोई मुझे मारने की कोशिश करता था क्योंकि मैं लैंड फैमिली का हायर था, बट कौन करता था ये मुझे नहीं पता। मैं बहुत मुश्किल के बाद जाके अपनी पढ़ाई, अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट किया एंड फाइनली मैंने लैंड एम्पायर को अपने हाथ में लिया। लैंड एम्पायर हाथ में आते ही मैंने सारी चीज़ों को, जितने दिनों तक, इतने सालों तक हुआ, मैं उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने लग गया एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला मेरी और मेरी माँ की जो एक्सीडेंट हुआ था वो नॉर्मल नहीं था, उसे करवाया गया था। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के मुझे मारने की कोशिश किया है। ये जानने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब मुझे मारने के लिए मेरी माँ को भी उन लोगों ने मार दिया। जिसने भी मारा मैं उसे ढूंढना चाहता था, इसीलिए मैंने सारे पावर सोर्स लगाए एंड मैं धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करने लग गया कि उस एक्सीडेंट में कौन कौन थे और किसने मुझे मारने की कोशिश किया। लेकिन सबूत इस तरह से हटाए गए थे कि मुझे उसे ढूंढने में टाइम लग रहा था। बहुत मुश्किल के बाद मुझे एक क्लू मिला। वो क्लू और कोई नहीं, मेरी स्टेप मदर यानी कि ये सिंह थी। ये सिंह ही एक क्लू मिला था। मतलब जिसने भी ये एक्सीडेंट करवाया था उस इंसान को मैंने पकड़ लिया था एंड उसने कहीं ना कहीं इशिंग का नाम लिया था। उसके बाद क्या, मैं इशिंग के पीछे सारे इन्वेस्टिगेशन लगा दिया। उसके पीछे मैंने बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट किया कि ये इशिंग कौन है, कहाँ से आया था। इशिंग असल में मेरी जो बाबा था, बाबा का असिस्टेंट हुआ करता था। बाबा घर के काम को, बाहर के काम को कभी भी घर पे नहीं लाते थे, इसीलिए मैं पहले नहीं जानता था। लेकिन जब मुझे ये पता चला था ये बाबा का असिस्टेंट है, उसके बाद तो मुझे कहीं ना कहीं इसके ऊपर डाउट होने लग गया। उसके बाद मैं इशिंग के बारे में पता करने लग गया एंड उससे मुझे ये पता चला कि इशिंग ने प्रॉपर्टी के लिए मेरे फादर से शादी किया है। मतलब वो प्रॉपर्टी चाहता था, ये लैंड एम्पायर का मालिक बनना चाहता था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था जो मास्टरमाइंड था। मतलब प्लान शुरुआत से हो रहा था। मतलब मेरी माँ का मर जाना और इशिंग का एंट्री लेना, ये सारा कुछ प्लान था उन दोनों का। वो लोग कैसे भी करके लैंड फैमिली का ये प्रॉपर्टी पाना चाहते थे और उस वजह से उन लोगों ने मेरी माँ को हटा दिया, मेरी माँ को मार दिया। जब इशिंग लैंड फैमिली में आ गया तब वो लैंड प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करने की बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन वो नाकाम रहा। जैसा कि वसीयत में था कि अगला हायर मैं हूँ, तो सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम हो गए, मैं इस प्रॉपर्टीज़ का मालिक बन गया। उसके बाद इशिंग जब देखी कि वो अपने आप
मतलब प्रॉपर्टी को अपना बना नहीं पाएगा तो वो मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया, लेकिन वो भूल चुका था कि मैं लान वांगजी हूँ। मुझे तो पहले से उसकी सारी चीज़ें पता चल गई थी, इसीलिए मैं उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लग गया एंड वे धीरे धीरे सारे प्रूफ ढूंढने लग गया और साथ ही साथ मैं उस आदमी को भी ढूंढने लग गया जो मेरी माँ की मौत का रीज़न है। मैं उसे मार डालूंगा जब वो मुझे मिलेगा। ईशिन कई बार कोशिश किया था वो मुझसे वो प्रॉपर्टी लेने की, बट वो नहीं कर पाया, इसीलिए वो ज़ाओलिशी को मेरा फियांसे बना ताकि मैं उसके साथ शादी करके उसका मतलब मेरा वारिस पैदा करूँ एंड वो मेरे वारिस से वो सारी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवा लेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए मैं उसके प्लान के खिलाफ था। मैं सब कुछ ऐसा कर रहा था जैसे कि उसे पता ही ना चले कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं ऐसे काम करने लगा क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है तो जो पीछे मतलब येशिन के पीछे है वो भी अलर्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता था। मैं उस वक्त एकदम शांत हो गया। उसके बाद मुझे मीटिंग के लिए शंघाई जाना पड़ा एंड शंघाई में मुझे तुम मिले एंड हम दोनों इंटीमेट हो गए थे अपनी अनजाने में ही। मैं पहली बार तुम्हें देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। तुम्हारी फेरोमोन्स ने मुझे इतना इफेक्ट कर दिया था कि मैं अपना होश खो चुका था। मैंने तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया। जब मैं सुबह उठा तुम वहाँ पे नहीं थे। मैं शौक, हैरान और डर भी गया था क्या ये सब कुछ येशिन ने किया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये येशिन ने नहीं, ये सब मिस्टेकली हो गया था, बाय मिस्टेक। और क्या, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में ढूंढना चाहता था, इसलिए शंघाई जाने से पहले मैंने मेरे असिस्टेंट से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बोल दिया। उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट बीजिंग चला गया एंड एक हफ्ते के दौरान ही मुझे तुम्हारे बारे में सारी डिटेल्स पता चल गए कि तुम कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या करते हो, सब कुछ पता चल गया। एंड तुम उस वक्त मतलब हम दोनों की इंटीमेसी के बाद तुम अपने कमरे पर ही बैठे हुए थे, फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए बोल दिया था। दूसरी तरफ मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी था एंड अभी भी मैं उस आदमी को ढूंढे जा रहा था एंड उसी के दौरान मुझे मेरे असिस्टेंट से पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं इससे जितना शौक हुआ था इससे कहीं ज़्यादा मुझे एक खुशी हुई थी। उसके बाद क्या, मैंने तुम्हें कैसे भी करके यहाँ बीजिंग लाने का सोचा और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हारे घर में आदमियों को भिजवाया था। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांगजी अपने सिर को नीचा करते हुए कहता है, हाँ वो जो लोग तुम्हारे घर गए थे वो विन रूहान के आदमी नहीं थे, वो मेरे आदमी थे। ये सुनकर ना विंग वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और वो कहता है तुम उसे, ये कहकर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। जहाँ पे वांगजी कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे कैसे भी करके तुम्हें बीजिंग लाना था और मुझे पता है तुम बीजिंग नहीं आते अगर मैं ऐसे वहाँ पे लोग नहीं भेजता तो। उसके बाद जैसा कि मैंने प्लान किया था तुम बीजिंग आ गए और फिर तुम अप्लाई करने लग गए थे कंपनीज़ में। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और कंपनी में जाओ, तो मैंने वो प्लान कर लिया कि तुम्हें मैं कैसे भी करके अपनी कंपनी में लूँगा और बस मैंने कंपनी में तुम्हें ले लिया और वो भी अपने असिस्टेंट के दौरान, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करो, तुम मेरे साथ रहो, तुम अगर एम्प्लॉय की तरह काम भी करो तो मेरे साथ रहो, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट असिस्टेंट बना दिया। और मेरा जो असिस्टेंट था वो है मेरे पास, बट मैं तुम्हें अपने क्लोज रखना चाहता था तो मैंने तुम्हें असिस्टेंट बना लिया। ये कहकर वांगजी कुछ देर साइलेंट रहता है। उसके बाद वो विंग के बहुत क्लोज आता है, उसके चेहरे को पकड़ता है और वो कहता है, मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लग गया था। मुझे पता है सब कुछ बाय मिस्टेकली हुआ था, तुम्हारे साथ मिलना, तुम्हारे साथ इंटीमेट होना, ये प्रेगनेंसी, ये सब कुछ बाय मिस्टेक हुआ था। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लेना ये मिस्टेकली नहीं हुआ था। मैं चाहता था तुम्हें अपने लाइफ में पहली बार अपने माँ के अलावा मैं किसी के साथ ज़्यादा अटैच हुआ हूँ और वो तुम थे। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम्हारे लिए एक अलग सा कनेक्शन फील कर रहा था। तुम्हारी फेरोमोन्स, तुम्हारी आँखें जो जिस तरह से मुझे देखा करते थे, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तुम्हें टच करे, तुम्हें छुए मेरे अलावा। जब मैंने उस पार्टी में तुम्हें विंसलो के साथ देखा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। लाइफ में पहली बार मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ था, इतना ज़्यादा जेलस फील किया था। मैं और नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें इस तरह टच करे, इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी किया ताकि मैं तुम्हें अपना बना लूँ। मुझे डर लग रहा था, मुझे फिर से डर लग रहा था कि मैं फिर से किसी अपने को खो दूँगा। मैंने ऑलरेडी अपनी माँ को खो दिया था, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें फोर्सफुली शादी कर लिया। इससे कम से कम मैं तुम्हें अपने पास रख पाऊँगा, लेकिन मैंने गलती कर दिया। मैंने अनजाने में ही तुम्हें वही मुसीबत में डाल दिया जहाँ पे मैं अकेला था, वहाँ पे मैंने तुम्हें भी ला लिया और मेरे बच्चे को भी डेंजर में डाल दिया। मुझे माफ़ कर दो विंग, आई एम सॉरी। मैं अपने लालच की वजह से मैंने तुम्हें अपने लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, आई एम सॉरी। ये कहकर वांगजी अपने सिर को नीचे कर लिया था, जहाँ पे वांगजी को फील होता है कि विंग ने वांगजी के दोनों गालों को पकड़ लिया था। वांगजी की तरफ देखकर विंग कहता है, रंजा। ये सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग रंजा के फेस को पकड़ते हुए उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसके बाद उसके दोनों आँखों पे एंड देन उसके नोज़ पे एंड आखिर में उसके लिप्स में एंड देन वो वांगजी के हेड के साथ अपना हेड मिलाता है और वो उसके आँखों में देखते हुए कहता है, रंजा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा।
ये सुनकर लेंजा तुरंत ही विंग के लिप्स में अपना लिप्स टिका दिया था और वो उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लग गया था, बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी विंग को अपने गोद में बिठा लेता है और उसे और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है, बहुत ही पैशनेटली। विंग मौन कर उठा था वांग जी के टचेस से। वांग जी विंग को किस भी कर रहा था और उसके दोनों हाथों से वो विंग के बॉडी को टच भी कर रहा था, विंग के बेली पर, विंग के बैक पर, विंग के पूरी बदन पे वो टच कर रहा था, उसके थाइस पे। और इसे विंग की पूरी बॉडी एकदम हॉट हो रहा था बहुत ज़्यादा और वो मौन भी कर रहा था किसके बीच में ही। कुछ देर तक ऐसे ही किस करने के बाद वो दोनों फाइनली अलग होते हैं एंड दोनों ही बहुत ही गहरी गहरी बीत ले रहे थे। वांग जी ने अपना हेड विंग के हेड के साथ टिका लिया था एंड वो उसे देख रहा था, विंग भी उसे देख रहा था, लेकिन विंग के चेहरे पर एक स्माइल था, उसकी बनी teeth दिख रही थी, बहुत ही स्वीट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था विंग। एंड ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में उसका चेहरा और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था, खिल उठा था। और ये देखकर विंग वांग जी उसके लिप्स पर दोबारा किस करता है एंड दोबारा वो लोग पैशनेटली किस करते हैं। उसके बाद विंग एंड वांग जी अगेन अलग होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लिया था बहुत ही सिक्योरली, सेफली, जैसे कि वो दोनों अब अलग नहीं होंगे। उन्होंने वादा किया कि वो दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे एंड विंग ने वांग जी से वादा लिया कि वो कभी भी उसे कुछ ना छुपाए और उससे बिना बताए कोई प्लान ना बनाए। ये सुनकर वांग जी ने भी एग्री कर लिया था। उसके बाद वांग जी ने विंग को अपना प्लान बताया जैसा कि उसने प्लान किया था। अब हम लोग प्रेजेंट पर आते हैं। प्रेजेंट पर विंग एंड वांग जी बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी विंग को अपने गोद में बिठाया हुआ था, जहाँ पे विंग वांग जी के नेक पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, लेंजा तो क्या हुआ, प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं, मतलब प्लान काम किया या नहीं। ये सुनकर विंग की तरफ देखकर वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग कहता है, मुझे लगता है प्लान काम कर गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये पता चला होगा कि हमारा एक्चुअल प्लान क्या है। ये सुनकर विंग की तरफ देखकर वांग जी कहता है माई स्मार्ट ओमेगा, सच में तुम बहुत होशियार हो। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो कहता है वो तो मैं हूँ, अब मैं आगे का देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, बट आज तो हम दोनों का दिन है ना, भूल गए, आज हमारा वेडिंग नाइट है। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है एंड वांग जी नॉटी से स्माइल करता है। उसके बाद वो तुरंत ही विंग को एकदम बेड पे लिटा दिया था और वो उसके ऊपर आ गया था, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो स्माइल करता है। विंग जो वांग जी को अपनी तरफ खींच लिया था, वो दोनों किस करने लगे थे। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। आई नो गलत टाइम पे रोक दिया, बट ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो कल हम लोग वांगशान मूवमेंट देखेंगे और साथ ही साथ आगे क्या होता है वो भी देखेंगे, क्योंकि वांगशान की प्लान अभी भी बाकी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।